हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन हिला देने वाले वाक़यात यानी ज़लज़ले कैसे रूनुमा होते हैं और इनके पीछे क्या राज है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़लों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़लज़ले एक कुदरती फिनोमिना है जिन्होंने लाखों सालों से हमारी दुनिया को तश्कील दिया है। ये कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का नतीजा है जो हमारे पैरों के नीचे होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले क्या हैं। ज़लज़ले ज़मीन की सतह का अचानक लरज़ना या हिलना है और ये बुनियादी तौर पर ज़मीन के क्रस्ट के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत की वजह से रोनुमा होते हैं। हमारे ज़मीन की आउटर शेल को लिथोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें ज़मीन का क्रस्ट और अपर मेंटल या चादर शामिल है। ये लिथोस्फीयर बड़े पैमाने पर मबनी ज़मीनी चट्टानों के टुकड़ों में बटी हुई है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की थिकनेस तकरीबन 100 किलोमीटर होती है और ये मुसलसल हरकत में रहती हैं। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की तादाद 7 से 8 के करीब है, जिनमें अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट शामिल हैं, जिसे इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट में बाइफरकेट भी किया जाता है। जब ये प्लेट्स अपनी बाउंड्रीज पर एक दूसरे से मिलती हैं तो वो या तो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाती हैं या एक दूसरे से टकरा जाती हैं या फिर दूर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन बाउंड्रीज पर तनाव यानी स्ट्रेस बढ़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये स्ट्रेस तनाव कैसे ज़लज़लों का बाइस बनता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत करने की कोशिश करती हैं तो वो फ्रिक्शन या जियोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से फंस जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस फॉल्ट लाइंस के आसपास जमा हो जाता है। फॉल्ट लाइन ज़मीन के क्रस्ट में किसी क्रैक या फ्रैक्चर के हो जाने को कहते हैं, जहां पर यह स्ट्रेस जमा होता है। जब यह स्ट्रेस या दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फॉल्ट के दोनों तरफ की चट्टानें फिसल के टूट जाती हैं, जिससे ज़लज़ले की लहरें यानी सेस्मिक वेव्स पैदा होती हैं, जो कि बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज करती हैं। ज़लज़ले के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी ज़लज़ले की लहरों यानी सेस्मिक वेव्स की शक्ल में सफ़र करती है। ये वेव्स ज़मीन की सतह के उस मुकाम से निकलती हैं जिसके बिल्कुल नीचे ज़लज़ला आया होता है। इसे जियोलॉजी में एपिसेंटर या ज़लज़ले का मरकज़ कहा जाता है। ज़लज़ले के असरात की शिद्दत का इन्हिसार उसके मैग्नीट्यूड, डेप्थ यानी गहराई, मरकज़ से फासला यानी एपिसेंटर और लोकल जियोलॉजी पर होता है। ज़लज़ले वैसे तो किसी भी जगह या वक्त पर आ सकते हैं, पर हिस्ट्री ये बताती है कि ज़्यादातर ज़लज़ले एक सेम पैटर्न के तहत 3 बड़े जोन्स में आते हैं, जिन्हें हम अर्थक्वेक बेल्ट्स कहते हैं। पहली और सबसे बड़ी बेल्ट को सरकम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट भी कहा जाता है, जो पैसिफिक ओशन के किनारों को कवर करती है, जहां दुनिया के तकरीबन 81% ज़लज़ले आते हैं। इस बेल्ट को रिंग ऑफ फायर्स भी कहा जाता है। ये बेल्ट टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज के साथ एग्जिस्ट करती है, जहां पर नॉर्मली प्लेट्स एक दूसरे से स्लाइड करके ऊपर आ जाती हैं। इस बेल्ट में बड़े ज़लज़लों में 1960 में 9.5 रेक्टर की शिद्दत का चिली में आने वाला ज़लज़ला और 1964 में 9.2 रेक्टर की शिद्दत का अलास्का में आने वाला ज़लज़ला शामिल है। दूसरी है अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, जो कि इंडोनेशिया में मौजूद हिमालयन पहाड़ों में जावा से समात्रा, फिर मेडिटेरियन सी और आखिर में अटलांटिक पर जाकर ख़त्म होती है। इस बेल्ट पर तकरीबन 17% से ज़ायद अर्थक्वेक्स आते हैं और इसी बेल्ट में पाकिस्तान का नॉर्दर्न हिस्सा भी शामिल है। इस बेल्ट के बड़े ज़लज़लों में 2005 में 7.6 रेक्टर की शिद्दत का पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में आने वाला ज़लज़ला है, जबकि 2004 में 9.1 रेक्टर की शिद्दत का इंडोनेशिया में आने वाला ज़लज़ला भी इसी बेल्ट में शामिल है, जिसमें सुनामी की वजह से तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तीसरी बेल्ट को मिड अटलांटिक रिज भी कहा जाता है, जिसका बेशतर हिस्सा समंदर के अंदर है, जबकि आइसलैंड भी इस बेल्ट का हिस्सा है। अब ज़रा ज़लज़लों के इम्पैक्ट की बात करते हैं। ज़लज़ले छोटे झटके भी हो सकते हैं जिनका शायद पता भी ना चले, और बड़े पैमाने पर भी हो सकते हैं जो बेइंतहा तबाही का सबब हों। माजी के शदीद ज़लज़लों की वजह से इमारतें बड़े पैमाने पर तबाह हुई, पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग हुई, न्यूक्लियर प्लांट से न्यूक्लियर वेस्ट लीक हुआ, जबकि ऐसे ज़लज़ले जिनका मरकज़ यानी एपिसेंटर समंदर के अंदर था वो सुनामी का बाइस बने। ज़लज़ले से पैदा होने वाली इन आफात में लाखों लोगों को माली और जानी नुकसान पहुंचा। हालिया वक्तों में ज़लज़लों की शिद्दत और फ्रीक्वेंसी में इजाफा देखा गया है, जिसमें रिसेंटली अफगानिस्तान और इससे पहले टर्की में आने वाले ज़लज़लों ने काफ़ी तबाही फैलाई है। तो अब अगला सवाल जहन में आता है कि क्या हम ज़लज़लों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ज़लज़लों की एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, मगर साइंसदान ज़लज़ले की निगरानी और स्टडी के लिए सेस्मोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि ज़लज़ले आने के इम्कानात कहाँ ज़्यादा हैं।
ویسے تو زلزلوں کی انٹینسٹی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، پر زلزلوں کی تیاری کے لیے پلاننگ، بھاری آبجیکٹس کو سیکیور کرنا اور ایسے اسٹرکچرز کی تعمیر ضروری ہے جو سیسمک ایکٹیویٹی کو برداشت کر سکے۔ زلزلے دنیا کی بدلتی ہوئی فطرت کا ایک ریمائنڈر ہیں۔ وہ ہمارے پیروں کے نیچے موو کرنے والے ٹیکٹونک فورسز کا نتیجہ ہیں۔ زمین کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں ان انکریڈیبل جیولوجیکل فورسز کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے لاکھوں سالوں میں اس زمین کو تشکیل دیا، اور یقیناً ان جیولوجیکل فورسز کے پیچھے صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔